हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्यम क्लासेस। मैं हूं सत्यम। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि इस चैनल पर हर सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज वीडियोज मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, उसी कड़ी में आज मैं लाया हूं आपके लिए हिस्ट्री का एक नया अध्याय, सिंधु घाटी सभ्यता। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी। प्राचीनतम का मतलब फ्रेंड्स ओल्डेस्ट, मतलब इससे पहले भारत में किसी प्रकार की कोई सभ्यता का उदय नहीं हुआ था। नगरीय सभ्यता का मतलब फ्रेंड्स ये है कि ये लोग जो थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो वासी थे, वो ऐसे रहा करते थे। उनका जीवन या रहन सहन ऐसा था जैसे आजकल के लोग नगरों में रहते हैं या शहरों में रहते हैं, कुछ इस टाइप का। और सभ्यता का क्या मतलब होता है फ्रेंड? सभ्यता का मतलब है ऐसे लोग जो समुदाय में रहें, सेम कस्टम हो, उनका सेम रूल हो, सभी लोग सेम रूल को फॉलो करो। जैसे आजकल अपने इंडिया में है, सभी लोग लगभग जैसे ट्रैफिक रूल्स हो गए और कानून के रूल्स हो गए, ऐसे ही ये इनके भी रूल्स थे और इनके भी कस्टम थे। ये सभी सेम रूल सेम कस्टम को फॉलो करते थे, सेम रीति रिवाज, मतलब समान तरह की रीति रिवाज, समान तरह के नियम कानून। तो इस तरह के लोगों को सभ्यता वाले लोग कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तथा यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी फ्रेंड्स, वो विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में एक थी। मतलब जो विश्व की तमाम सभ्यताएं प्राचीनतम थी, उनमें से एक थी। ठीक है फ्रेंड्स, आइए इसकी ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। कार्बन 14, ठीक है फ्रेंड्स, कार्बन 14 तकनीक का प्रयोग करके इस सभ्यता की तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक मानी गई है। मतलब इस सभ्यता का उदय ईसा मसीह के जन्म से 2400 वर्ष पूर्व उदित हुई है सभ्यता, और इस सभ्यता 1700 उनके जन्म के 1700 ईसा पूर्व तक चली। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कुल मिला के लगभग 700 ईयर्स। ठीक है फ्रेंड्स, लगभग इस सभ्यता का समय अवधि जो थी वो 700 वर्ष थी। कब शुरू हुई थी यह सभ्यता? ईसा मसीह के जन्म के 2400 साल पहले, यानी 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता अस्तित्व में रही। ठीक है फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं इसके अन्य नेम की। इसके अन्य नेम में जो पहला नेम है वह सिंधु घाटी सभ्यता ही है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता चैप्टर, और इसको सिंधु घाटी सभ्यता ही कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इन सबके पीछे के फैक्ट को जानते हैं। ठीक है, इस सभ्यता फैक्ट्स को जानते हैं जो इनके पीछे छिपे हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के पीछे का क्या फैक्ट्स है, हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं, बताते हैं आपको। इस सभ्यता के प्रारंभिक पुरास्थल सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के आसपास से मिले हैं। तो इसीलिए मतलब जो इस सभ्यता के जो वासी थे, वो सिंधु नदी तथा इसके आसपास की जो सहायक नदियाँ हुआ करती थी, इसी के क्षेत्र में बसा करते थे, इसी के क्षेत्र में रहा करते थे, नदियों के क्षेत्र में। इसीलिए इनको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। जो इसके प्रारंभिक पुरास्थल हैं वो यहीं से मिले हैं, सिंधु नदी की सहायक नदियों से और सिंधु नदी के आसपास से। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। जैसे सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन सी थी? चेनाब, झेलम, सतलज, रावी, ब्यास। इन नदियों के आसपास से ही इस सभ्यता के पुरास्थलों की मिले हैं। ज़्यादातर पुरास्थल जो प्रारंभिक में, जो शुरुआत में जिन पुरास्थलों की खुदाई हुई, वो इसी नदी के आसपास मिले थे। इसीलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का मतलब क्या है? सभी पुरास्थलों में सर्वप्रथम हड़प्पा की ही खुदाई हुई थी, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। 1921 में सबसे पहले हड़प्पा, कई सारे पुरास्थल थे। जैसे फ्रेंड्स, आज इलाहाबाद में आप सपोज कीजिए किसी भी शहर में रहते होंगे, तो वहाँ पे छोटे छोटे लोकेलिटीज नहीं होती। जैसे इलाहाबाद में है तो आपका हो गया चुंगी हो गया, ठीक है, रामबाग हो गया, सिविल लाइन्स हो गया, और झरझूसी हो गया, और भी बहुत सारी लोकेलिटीज है। तो मतलब उसी तरह से इस सभ्यता की भी कई सारी लोकेलिटीज थी। तो उनमें जिस लोकेलिटी यानी जिस पुरास्थल की सबसे पहले खुदाई हुई थी वह हड़प्पा था, उसका नाम हड़प्पा था, हड़प्पा नाम रखा गया। इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अरे ऐसे समझ लीजिए जैसे कोई लड़का मंगलवार को पैदा हो तो उसका नाम मंगल रख दें, कुछ इस टाइप से। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह से ये। अब नेक्स्ट है कांस्य युगीन सभ्यता। इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा गया है? क्योंकि इस सभ्यता को लोगों ने ही तांबे में टिन मिलाकर एक नई प्रकार के मिश्र धातु, कांसा, इंग्लिश में ब्रॉन्ज कहते हैं, बनाया था। इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, मतलब तांबा
एक अलग धातु है, टिन एक अलग धातु है, दोनों को मिलाया एक नई, जैसे पीतल बनता है उसी टाइप का कुछ, तो उसी टाइप का बनाया इन्होंने। कौन सा अलग से मिश्र धातु? ब्रॉन्ज, हिंदी में कांसा, इसीलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं सिंधु सभ्यता की खोज। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ हर मैटर को, इसलिए क्योंकि हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। मैटर को ज़्यादा इनलार्ज कर दूँ, वीडियो बड़ा बने, आपको भी दिखने में अच्छा ना लगे, इसलिए मैंने वीडियो को कंसाइज किया है। कोशिश करी है कि सिर्फ उन्हीं चीज़ों को बताया जाए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई। देखो, सबसे पहले हड़प्पा नामक पुरस्थल के बारे में जानकारी किसको मिली? वो थे चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन को 1826 में हड़प्पा नामक पुरस्थल के बारे में जानकारी मिली। इन्होंने अपने विचार को रखा, अपनी पुस्तक थी इनकी, उसी के माध्यम से लोगों को बताया, लेकिन तब लोगों का इस पर ध्यान नहीं किया, ये बात ऐसे ही बीत गई। फिर उसके बाद 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन का निर्माण के समय जॉन ब्रिटन और विलियम ब्रिटन दो इंजीनियर थे, सामूहिक रूप से उनको ब्रिटन बंधु कहा जाता था, अंग्रेज थे। ठीक है, तो जब ये खुदाई कर रहे थे रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए, कहाँ से कहाँ के बीच? कराची से लाहौर के बीच, तो इस दौरान उन्हें भी कुछ गिट्टी और रोड़े मिले। इन लोगों को भी लगा कि यहाँ पे कुछ लोग पहले थे, यहाँ पे कोई पहले मतलब आबादी रही होगी, कुछ लोग रहे होंगे, इसीलिए तो ईंट और रोड़े मिल रहे हैं, गिट्टी रोड़े। फिर उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी 1853 से लेकर 1856 तक इस क्षेत्र में उत्खनन का कार्य किया, मतलब इन्होंने भी खुदाई वगैरह करी, लेकिन इन सब में से किसी ने भी इस सभ्यता को मतलब बड़े रूप में उजागर नहीं कर सके, मतलब इस तरीके से नहीं बता सके दुनिया को कि यहाँ पे कोई सभ्यता थी। फाइनली जो इसकी खोज हुई वो 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में, जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे, एक अंग्रेज थे। भारतीय पुरातत्व उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। कब? 1921 में। ठीक है फ्रेंड्स, 1921 में इन्हीं के नेतृत्व में राय बहादुर श्री दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक पुरस्थल की खुदाई करी। हड़प्पा कहाँ पर था? पाकिस्तान में। ठीक है सर फ्रेंड्स, ये पुरस्थल पाकिस्तान में बसा था। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटीगामरी एक जिला है, जहाँ पर रावी नदी के बाएं तट पर यह सभ्यता, ये हड़प्पा नामक जो पुरस्थल था ये बसा हुआ था। इसकी सबसे पहली खुदाई 1921 में राय बहादुर श्री दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुई। ठीक है फ्रेंड, जॉन मार्शल के नेतृत्व में इनके द्वारा कराई गई। तो सबसे ये लाइन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसलिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं। खोज कब हुई? 1921 में। किसने कराई? राय बहादुर के नेतृत्व में हड़प्पा नामक पूरा 1921 में जॉन मार्शल, जो कि इस सभ्यता की जो अगली कड़ी है फ्रेंड्स, वो 1921 में जॉन मार्शल, जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे, उन्हीं के नेतृत्व में श्री राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक पुरस्थल की खुदाई करी। हड़प्पा जो है फ्रेंड्स पाकिस्तान के पंजाब में मोंटीगामरी करके एक जिला है, वहाँ पर रावी नदी के बाएं तट पर यह पुरस्थल था। ठीक है फ्रेंड्स, और सबसे पहले इसी की ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये ईयर भी और ये हड़प्पा सभ्यता सबसे, यानी कई सारे पुरस्थलों में सबसे पहले हड़प्पा की खोज, इसीलिए तो इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा की खोज हुई सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई। कब? 1921 में। किसके नेतृत्व में? जॉन मार्शल के नेतृत्व में। किसने कराई खुदाई? तो राय बहादुर श्री दयाराम साहनी। ये जो जॉन मार्शल है ना फ्रेंड्स, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। ठीक है फ्रेंड्स, आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या है। यहाँ पे जो मैंने बातें इंक्लूड करी है फ्रेंड्स, ये देखिए सिंधु सभ्यता से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु, ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने उन सभी फैक्ट्स को लगभग इंक्लूड करा है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता, चलिए तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी। यह एक नगरीय सभ्यता थी। सबसे प्राचीन सभ्यता थी का मतलब फ्रेंड्स मैंने भी आपको पहले भी बताया कि इससे पहले भारत में कोई सभ्यता नहीं थी और यह एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता का मतलब क्या फ्रेंड्स, कि इस सभ्यता को जो वासी थे वो नगरों जैसे रहा करते थे। इनका रहन सहन जैसे आधुनिक ज़माने में यानी मॉडर्न एज में अभी सिटी वाले रहते हैं, जैसे आप लोग देखते ही होंगे सिटी में कैसे लोगों का रहन सहन होता है, कुछ इस टाइप का था। इनके मकान की डिज़ाइन, इनके सड़कें, इनकी नालियाँ, इनके बाथरूम वगैरह कुछ इसी टाइप के बने थे जैसे आज के ज़माने में मतलब मॉडर्न घर बनते हैं, कुछ इस टाइप के थे। इसीलिए इसे एक नगरीय सभ्यता भी कहा गया। ठीक है फ्रेंड्स,
इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ थे। कौन थे इस सभ्यता के मुख्य निवासी? द्रविड़ थे। और ये कहाँ से आए थे भारत में? तो ये भूमध्य सागरीय तथा इसके आसपास के क्षेत्रों से आए थे। और उसके अलावा कुछ इसमें से अल्पायन भी थे, मंगोलॉयड भी तथा मेन ये है फ्रेंड्स, द्रविड़ थे और कहाँ से आए थे? भूमध्य सागरीय। इसके अलावा कुछ लोग मानते हैं कि इसमें कुछ अल्पायन भी थे, मंगोलॉयड भी थे तथा प्रोटोअस्टेरॉयड भी थे। ठीक है फ्रेंड्स, यह एक नगरीय सभ्यता थी तथा इस सभ्यता की नगर, नेक्स्ट फैक्ट देखिए फ्रेंड्स, यह एक नगरीय सभ्यता थी तथा इस सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली सुविकसित मतलब वेल डेवलप थी। काफ़ी अच्छे से इन लोगों ने अपने से एरिया को डेवलप किया था, मतलब हर तरह की व्यवस्था वहाँ पर रखी थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए इनकी जो नगर नियोजन प्रणाली है वो सुविकसित कहलाई। अब देखिए, शहर जो थे इनके वो प्राय 2 हिस्सों में बटे थे, जो नियम थे, मतलब पब्लिक के अनुसार जिस तरीके के लोग होते थे उनके अनुसार शहर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। जनरली एक पूर्वी हिस्सा होता था, एक पश्चिमी हिस्सा होता था। जो पूर्वी हिस्सा होता था वो अदुर्गीकृत होता था, यानी नॉन फोर्टिफाइड होता था, यानी ये ऐसे मकान बने होते थे जिनके चारों तरफ बाउंड्री नहीं होती थी। और इस हिस्से में सामान्य लोग रहते थे, जैसे जनरल पीपल हो गए, जो कृषक वगैरह हो गए, और भी जो हो गए कॉमन लोग, वो यहाँ पे पूर्वी हिस्से में रहते थे। और बाकी एक हिस्सा जो और होता था वो पश्चिमी हिस्सा होता था। इस हिस्से में, पश्चिमी हिस्से में प्रशासकीय वर्ग निवास करता था और इनके सुरक्षा का खास इंतजाम होता था दोस्तों। जैसे इनके जो घर थे वो दुर्गीकृत होते थे, पूरी तरीके से फोर्टिफाइड होते थे, उनके चारों तरफ बाउंड्री बनी होती थी और ये पूर्वी हिस्से की तुलना में कुछ ऊंचाई पर भी बसे थे। ठीक है फ्रेंड्स, ऊंचाई पर इसलिए बसे थे ताकि बाढ़ का पानी आसानी से इनके घरों में ना घुस पाए। पूर्वी हिस्सा की तुलना में पश्चिमी हिस्सा के जो मकान थे वो क्या थे? दुर्गीकृत थे और ऊंचाई पर बसे थे। और इसमें कौन सा वर्ग निवास करता था? प्रशासकीय, यानी जो प्रशासन से संबंध रखते थे, राजनीति से संबंध रखते थे और नियम कानून इन सब से जिनका मतलब ज़्यादा वास्ता था, वैसे लोग पश्चिमी हिस्से में रहा करते थे। हालांकि इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे चनहुदड़ो एक शहर था। चनहुदड़ो शहर का कोई भी हिस्सा दुर्गीकृत नहीं था, चाहे वो पूर्वी हिस्सा हो चाहे पश्चिमी, किसी ने भी अपने घर को फोर्टिफाइड नहीं किया था। वहीं कालीबंगा जो है उसमें शहर का पश्चिमी हिस्सा भी दुर्गीकृत होता था। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, कालीबंगा में शहर का पश्चिमी हिस्सा भी दुर्गीकृत होता है। पश्चिमी तो होता ही था, मतलब पूर्वी भी हिस्सा भी। ठीक है, कालीबंगा में शहर का पूर्वी हिस्सा भी दुर्गीकृत होता था। ठीक है फ्रेंड्स, यानी पश्चिमी के साथ साथ पूर्वी हिस्सा भी दुर्गीकृत होता था। अब नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हर लाइन में क्वेश्चन है, मतलब हर लाइन से यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है। जैसे इस अपवाद से ही क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऐसा शहर था जिसका कोई भी हिस्सा दुर्गीकृत नहीं था, तो आंसर हो जाएगा चनहुदड़ो। कौन सा ऐसा शहर था जिसका दोनों हिस्सा दोनों में से कोई, मतलब दोनों हिस्सा दुर्गीकृत था, पूर्वी हिस्सा भी दुर्गीकृत होता था? ये कालीबंगा। कालीबंगा ऐसा शहर है जिसका पश्चिमी के साथ साथ पूर्वी हिस्सा भी दुर्गीकृत होता था। यानी कालीबंगा में दोनों तरफ किलेबंदी होती थी और चनहुदड़ो में किसी तरफ भी नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा कि इस सभ्यता में भवनों के दरवाजे व खिड़कियाँ, यहाँ पे खिड़कियाँ मैंने मिस कर दिया था तो लिख दिया है, इस सभ्यता के भवनों के दरवाजे व खिड़कियाँ मुख्य सड़क की ओर न खुलकर गली की ओर खुला करते थे। गली की ओर खुला करते थे। और इसका एक अपवाद है लोथल। लोथल को छोड़कर, जो लोथल पूरा स्थल था, उसके जो खिड़की और दरवाजे थे वो मेन रोड की तरफ खुलते थे, मुख्य सड़क की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, और लोथल से 2 बातें और इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एक तो ये कि यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं, दूसरा ये कि लोथल यहाँ का इम्पॉर्टेंट बंदरगाह था। बंदरगाह का मतलब जहाँ से समुद्री माल दूसरे देशों से आकर उतरता था जल मार्ग से। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट पॉइंट है कि इस सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण यानी 90 डिग्री एंगल काटती थी। कुछ इस टाइप से, जैसे एक सड़क इधर से गई तो दूसरी तरफ इधर से गई, एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इधर क्या होता था? इधर होता था इनके घर, वो जो सभ्यता, इस सभ्यता के जो लोग थे उनके मकान हुआ करते थे। और फ्रेंड्स, अगली बात है, इस सभ्यता के जो मकान थे वो काफ़ी विकसित थे। ठीक है, काफ़ी विकसित मतलब आबादी शहरी थे, नगरी इसीलिए तो कहे गए क्योंकि इनके मकान काफ़ी विकसित थे, जिनमें सीढ़ियाँ हुआ करती थी ऊपर जाने के लिए, कुआं हुआ करता था पानी की बढ़िया व्यवस्था के लिए, स्नानागार भी हुआ करता था नहाने के लिए, और नालियों की तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी, वेल डेवलप नालियाँ हुआ करती थी। नालियाँ इनके घरों में से निकल के सड़क के बगल बगल होते हुए किसी शहर के बाहर बड़े गड्ढे में जाकर मिलती थी। यानी पानी के निकलने की पूरी व्यवस्था थी इस शहर में, मतलब इस सभ्यता के लोगों में। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कपास की खेती इसी सभ्यता के लोगों ने शुरू की थी। सर्वप्रथम
कपास की खेती, कॉटन, सॉरी फ्रेंड्स दिख नहीं रहा होगा, यहाँ से देखिए, कपास की खेती इसी सभ्यता के लोगों ने शुरू की थी। मतलब जो कॉटन है जिससे कपड़े बनते हैं आजकल, वो किसने शुरू किया था? सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही शुरू किया था। इसके अलावा ये लोग मुख्य रूप से गेहूं और जौ का उत्पादन करते थे। इनकी जो मुख्य फसल थी वो कौन सी थी? गेहूं और जौ। हालांकि मैंने आपसे बताया कि लोथल से चावल के साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है लोथल और रंगपुर से चावल के साक्ष्य भी मिले हैं। मतलब लोथल और रंगपुर ये लोग इसके गेहूं और जौ के अलावा चावल का भी उपयोग करते थे, इसके भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन मुख्य फसल इनकी कौन सी थी? गेहूं और जौ। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स। हड़प्पा सभ्यता संभवतः मातृसत्तात्मक समाज था। मतलब यहाँ पे महिलाओं का ही बोलबाला था। मतलब बोलबाला का मतलब फ्रेंड्स ये कि महिलाएं जो रूल्स वगैरह हैं, जो कस्टम्स थे, इनको बनाने में ज़्यादातर महिलाओं का हाथ होता था। समाज कैसे चलेगा इसकी मतलब जिम्मेदारी महिलाओं की थी कि महिलाएं डिसाइड करें कि समाज कैसे चलेगा, क्या रूल्स बनेंगे। इसलिए हड़प्पा सभ्यता ऐसा माना जाता है कि संभवतः मातृसत्तात्मक समाज था। यहाँ पर महिलाएं आगे हुआ करती थी पुरुषों की तुलना में, तथा ये लोग मातृ देवी की पूजा भी करते थे। जो मातृ देवी होती थी उनकी पूजा भी करती थी। इसके अलावा वृक्ष पूजा और शिव पूजा, शिव में किसकी? पशुपति शिव इनके एक विशेष प्रकार के भगवान थे, उनकी पूजा भी इस सभ्यता में प्रचलन में थी। ठीक है फ्रेंड्स, सभ्यता कैसी थी? मातृसत्तात्मक थी। इसके अलावा ये लोग किसकी पूजा करते थे? वृक्ष की और शिव भगवान की। शिव में कौन सा शिव? इनके एक विशेष शिव होते थे, पशुपति शिव। ठीक है फ्रेंड्स, उसकी पूजा ये लोग किया करते थे। और आइए देखते हैं फ्रेंड्स, इन लोगों का व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया, बाह्य व्यापार भी करते थे लोग, वेल डेवलप थे, काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करनी पड़ती थी इनको बाहर से, तो इन सब और इम्पोर्ट भी करते थे। जो एक्स्ट्रा होता होगा वो इम्पोर्ट किया करते होंगे। तो इस सभ्यता का व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया और फारस के साथ था। किसके साथ? मेसोपोटामिया, जिसको आधुनिक में इराक कहते हैं, और फारस जिसको ईरान कहते हैं, इसके साथ था। इसके साक्ष्य कैसे मिले, इसको कैसे पता लगाया गया कि इनके व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया से थे या फारस थे? तो लोथल से फारस की मुहर मिली है। कहाँ से? लोथल से फारस की मुहर मिली है, और मोहनजोदड़ो में मेसोपोटामिया की मुहर मिली है। मोहनजोदड़ो में मेसोपोटामिया की, मोहनजोदड़ो में मेसोपोटामिया। ठीक है फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो से मेसोपोटामिया की मुहर मिली और लोथल से फारस की मुहर मिली। इस हिसाब से ये पता लगाया गया कि इनके जो व्यापारिक संबंध थे वो इन देशों से, किससे? इराक से और ईरान से। ठीक है फ्रेंड, हालांकि इन लोगों के ज़माने में कहीं सिक्के का साक्ष्य नहीं मिला। देखिए लिखा ना, मुद्रा के साक्ष्य नहीं मिलने से ऐसा माना जाता है कि यह सभ्यता वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी। बार्टर प्रणाली, बार्टर सिस्टम फ्रेंड्स इकोनॉमिक्स का एक टर्म है। इसका मतलब ये होता है कि कॉइन के बदले वस्तुओं को आपस में अदला बदली हुई। जैसे हम जाते हैं मार्केट में पैसे दे के सामान लेते हैं, ऐसा नहीं था वहाँ उस ज़माने में। इस ज़माने में एक सामान को देते थे, दूसरे सामान को लिया करते थे। ऐसा इनके साथ यहाँ पर भी रहा हुआ है। किससे? मेसोपोटामिया से और यहाँ फारस से। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही करते होंगे लोग, अपने कुछ सामान को देते होंगे, उनके कुछ सामान को जो जरूरी होता होगा लेते होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और इनकी जो तौल की इकाई थी वह 16 के अनुपात में थी। मतलब जैसे 16 के गुणज में थी। जो इनके बाट बने हुआ करते होंगे वो 16 के रेशियो में थे। मतलब कोई 16 ग्राम का हुआ तो अगला 32 ग्राम का, उसके अगला 48 ग्राम का, कुछ इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, और ये बाट जो होते थे वो पत्थर के बने होते थे। ऐसा नहीं कि ब्रांच की आविष्कार कर लिया तो हर चीज़ ब्रांच से बनेगी, नहीं। इनके जो बाट थे वो पत्थर के बने थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब व्यापार के लिए लोग बैलगाड़ी कहाँ से साक्ष्य मिला? बणवाली। देखिए बैलगाड़ी और बणवाली आपस में मैच कर रहा है। तो बैलगाड़ी और बणवाली आपस में मैच कर रहा है तो आप आसानी से याद भी कर पाएंगे। बैलगाड़ी के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? बणवाली। फ्रेंड्स, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि मतलब बैलगाड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले और इनके जो तौल की इकाई थी वो किस रेशियो में थी। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो हर एक पॉइंट को लगभग इंक्लूड करा है। तो व्यापार के लिए ये लोग बैलगाड़ी का उपयोग करते थे, जिसका प्रमाण कहाँ से मिला? बड़वाली से। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक पूरा स्थल था, ये भी एक पूरा स्थल था जहाँ से बैलगाड़ी मिली है। मतलब बैलगाड़ी का जीवाश्म मिला होगा, लकड़ी जिससे बनती होगी, कुछ उस टाइप का। ठीक है फ्रेंड्स, अब कांसा बनाने के लोग टिन को अफगानिस्तान तथा ईरान से, जबकि तांबे को खितड़ी राजस्थान से। तांबा तो इनके पास ही था, तांबा ये लोग आसानी से अपने मतलब जहाँ लोकेलिटी में रहते हैं वहाँ मिल जाता है, जैसे राजस्थान के क्षेत्र में, भारत के। लेकिन टिन के लिए इन्हें अफगानिस्तान पर डिपेंड होना पड़ता था।
ठीक है फ्रेंड्स, टिन को अफगानिस्तान तथा ईरान से मंगाते थे और उसी में तांबे को मिलाकर ब्रॉन्ज बनाते थे। ब्रॉन्ज कांसा एक विशेष प्रकार की धातु जिनकी भी पहचान थी एक तरह से। अब आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। मृतकों को दफनाने के साथ साथ हड़प्पा से जलाने, देखो फ्रेंड्स, मृतकों को दफनाने के साथ साथ उनके जो जलाने के भी साक्ष्य मिले हैं। मतलब ये लोग मृतकों के साथ दोनों तरह के क्रियाकलाप करते थे, यानी कुछ लोग दफनाते भी थे और कुछ लोग जलाते भी थे। मृतकों को दफनाने के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से। और तथा जलाने के साक्ष्य यानी कहाँ पर जलाने के साक्ष्य मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और लोथल एवं कालीबंगा से युग्म समाधान। युग्म समाधान का मतलब फ्रेंड्स जो पेयर, मतलब ऐसे लोगों, मतलब ऐसे लाशों को दफनाया गया है जो जोड़े में हुआ करती थी, मतलब दो लोगों को साथ में दफना दिया गया है। इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं फ्रेंड्स? लोथल एवं कालीबंगा से। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के लिए यहीं रखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। इसका अगला पार्ट जिसमें हम प्रमुख पुरा स्थल और सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ जल्द ही बना के अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ अपने स्टडी ग्रुप में। फ्रेंड्स मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ, अच्छा लगता है वीडियो बनाना इसलिए बनाता हूँ। और मैंने लगभग सभी, जैसे कि मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देखता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, उन्हीं को कलेक्ट करके मतलब बनाता हूँ नोट्स और लाता हूँ आपके बीच में। आप ही के जैसा एक स्टूडेंट हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जरूर अपने फ्रेंड्स और स्टडी ग्रुप में। तो मिलते हैं फ्रेंड्स इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में, जो कि होगा सिंधु सभ्यता के प्रमुख पुरा स्थल, जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, और इसका पतन कैसे हुआ इस पर तो क्वेश्चन कम आता है लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स।